Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Ali Raza and welcome to मन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 3 जून 2025। और बेटा ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करूँगा जो आपका एडिटोरियल वाला सेक्शन है इसको, ठीक है। बाकी बेटा जो आपका ओपिनियन वाला सेक्शन है इन द सेम फैशन इन चारों ओपिनियंस का डेली बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है। बट फॉर ओपिनियंस आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी और रजिस्ट्रेशन के लिए ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। जून की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है, आप करवा सकते हैं। बाकी वी आर नॉट न्यू वन हेयर, ये सारे 2024 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, ये 2025 के मौजूद हैं सारे। और जून जो है उसका सेशन जो है वो कंटिन्यू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन एरियाज़ में ये आपकी हेल्प करेगा, इंग्लिश ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में। यहाँ पर तो आप आराम से पास हो जाएंगे। इसमें बस राइटिंग प्रैक्टिस साथ में कर लीजिएगा, डाटा आपको मिल जाएगा और ये चीज़ें भी आपके साथ में डेवलप हो जाएंगी। दीज आर करंट ग्लोबल इश्यूज, दीज आर नेचुरल इश्यूज। लेक्चर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मौजूद और चैप्टराइजेशन कर दी जाएगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आपके एडिटोरियल्स। वार्मिंग टाइस। अच्छा जी, तो इस पूरे एडिटोरियल के अंदर राइटर क्या लिखता है? राइटर ये लिखता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस की बात करता है। बट इस एडिटोरियल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस बेहतर तो हुए हैं, लेकिन इसके अंदर चाइना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बेसिकली क्या रिलेशंस बेहतर हुए हैं, एक तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटा इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी बेहतरी का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, अफगानिस्तान को क्या फ़ायदा है और चाइना को क्या फ़ायदा है। तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इसके अंदर आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस कवर हो जाएगा, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस कवर हो जाएगा, अफगानिस्तान चाइना रिलेशंस कवर हो जाएगा, पाकिस्तान चाइना रिलेशन भी कवर हो जाएगा। तो काफ़ी एरियाज जो आपके हैं आपस में इंटरलिंक करते हैं, तो ये सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं जी। ये मैप है आपके सामने, एक तरफ आपके पास पाकिस्तान है और यहाँ पर आपका अफगानिस्तान एंड हेयर इज चाइना, ठीक है। और अगर यहाँ से अब ये जो बखाना कॉरिडोर है यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर अफगानिस्तान भी जो है वो चाइना का नेबर कंट्री है, ठीक है जी। और बाकी ये मैप आपको अगर देखें तो यहाँ पर आपको चाइना और ये पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान। तो राइटर लिखता गया डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर हुए हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो अब बेहतरी ये आई है कि पाकिस्तान का जो वहाँ पर बंदा है, जो वहाँ पर तैनात किया गया जिसको हम लोग एम्बेसडर्स बोलते हैं। तो इससे पहले वहाँ पर एम्बेसडर्स का रैंक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, छोटे लेवल के बंदों को तैनात किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने वहाँ पर अपना एम्बेसडर जो है वो भेजा है अफगानिस्तान, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तस्लीम कर दिया, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। इन द सेम फैशन अफगानिस्तान ने भी क्या किया है, पाकिस्तान के अंदर अपना एम्बेसडर भेजा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो इम्प्रूवमेंट आई है ये चाइनीज़ डिप्लोमेसी की वजह से आई है। इसके साथ साथ अब कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपना एम्बेसडर जो है वो काबुल के अंदर भेजा है? वो 4 मुल्क हैं, चाइना है, यूएई है, अज़रबैजान है और अब पाकिस्तान, ठीक है। रशिया ने जो है अफगानिस्तान के अंदर अपना नॉमिनेशन जो है उसको एक्सेप्ट किया है कि ठीक है हम वहाँ पर अपना बंदा भेजेंगे, लेकिन एम्बेसडर लेवल का कब भेजेंगे वो बाद में बताएंगे। तो बेसिकली हुआ ये है सादा अल्फाज में कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को डील करने के लिए जो पाकिस्तान की वहाँ पर एम्बेसी थी, उस एम्बेसी के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट वाला बंदा था वो एम्बेसडर नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर एम्बेसडर होगा, ठीक हो गया जी, जो पाकिस्तान का होगा। ओके, ये हुई है इम्प्रूवमेंट। अब राइटर आगे बताएगा कि ये जो बेहतरी आई है इससे किस मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, चाइना को क्या फ़ायदा है। तो चाइना को
अब अफ़गान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर इसलिए करने थे क्योंकि उसे अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रीजंस थी उसकी अपनी चाइना की। मल्टी बिलियन मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर की है, ठीक है ना? लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी सी पैक को लेकर चाइनीज़ के ऊपर अटैक हो रहे थे, टीटीपी एक्टिव थी, तो इन द सेम फैशन अफ़गानिस्तान के अंदर भी वहाँ पर अगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है तो सिक्योरिटी की ज़रूरत है और सिक्योरिटी तालिबान ही देंगे। तो ये एक रीज़न थी चाइना की कि चाइना अपनी वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करना चाहता है। दूसरा, काबुल को क्या फ़ायदा है? काबुल बेसिकली अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट है राइट नो, वो दुनिया उसको तस्लीम ही नहीं कर रही, वो आइसोलेशन का शिकार है। तो अब उनकी मजबूरी है, वो चाह रहे हैं कि दुनिया हमें तस्लीम करे, दुनिया हमारे साथ मुल्क जो है हमारे साथ ताल्लुकात बनाए। और उसकी इब्तदा उनको पता है कि चाइना के थ्रू हो सकती है, कि जब चाइना हमें करेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भी करना शुरू कर देंगे, बिकॉज चाइना इज़ अ इकोनॉमिक जाइंट। ठीक है, तो ये काबुल को आपकी इस वजह से ज़रूरत है। पाकिस्तान को बिल्कुल ज़रूरत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ज़रूरत है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के कंसर्न कॉमर्स और सिक्योरिटी है कि जब इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे तो जो टीटीपी पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रही है अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, तो जो टेररिज्म जो का मसला जो है पाकिस्तान में, एक तो वो हल हो जाएगा। दूसरा, अफगानिस्तान आपको पता है कि लैंड लॉर्ड कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक्ड, उसके हर पास तरफ ज़मीन है, ठीक है, अफगानिस्तान के समुंदर नहीं लगता, तो पाकिस्तान के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी जो ट्रेड वगैरह करते हैं, तो उससे भी पाकिस्तान को बेनिफिट्स फिर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मुल्कों के होंगे बेनिफिट्स। आगे वो राइटर कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी तब ही होगी जब उनको रोका जाएगा, और उनको कौन रोकेगा? तालिबान रोकेंगे। बाकी बहरहाल पाकिस्तान और चाइना इन दोनों ने काबुल को ये चीज़ समझा दी है कि देखो जी, जब तक तुम अपनी सरजमीन से इन मिलिटेंट ग्रुप्स को ख़त्म नहीं करते, तब तक इस रीजन के अंदर ना तो पीस आ सकता है और ना प्रोग्रेस हो सकती है। तो राइटर कहता है कि उम्मीद है कि ये जो डिप्लोमेटिक अपग्रेडेशन हुई है तल्लुकात की, इससे जो है इन तीनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन भी बढ़ेगी और तल्लुकात भी बेहतर होंगे। और यही चीज़ था बेटा जो उसने लिखा था। बहरहाल मैंने आपको जब टेररिज्म की हम लोग बात करते थे पाकिस्तान के अंदर, तो देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन मैंने ये भी बताया था कि चाइना हमारा ये मसला हल कर सकता है। मसला यही था कि टीटीपी वाले पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते थे, भागकर अफगानिस्तान चले जाते थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वालों को बहुत दफ़ा कहा कि इनको रोको, ठीक है। पाकिस्तान के डेलीगेशंस भी गए, पाकिस्तान ने कबाइल जो सरदार थे उनको भी भेजा और भी बड़े काम करके देखे पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान का ये मसला हल नहीं हुआ। तो डैट टाइम भी मैंने कहा था कि चाइना ये काम कर सकता है, बिकॉज चाइना की ज़रूरत है अफगानिस्तान, ठीक है। चाइना को अफगानिस्तान को चाइना की ज़रूरत है, और चाइना को ज़रूरत है अफगानिस्तान की, और चाइना को ज़रूरत है पाकिस्तान की। चाइना को ज़रूरत है सी पैक की सिक्योरिटी की, और अपने जो जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। चाइना को ज़रूरत है अफगानिस्तान के अंदर जो उसने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और अपने लोगों की। तो ये काम चाइना प्रेशराइज कर सकता है, ये काम कर सकता है, और वही हुआ, उसने कोशिश की है और इसके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज़ द डाटा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे मैंने बता दिया है कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, टेररिज्म के पर्सपेक्टिव में, और मुल्कों के आपस में रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। एक्सपोर्टर्स वॉर, इसके अंदर राइटर क्या है, इसके अंदर जो पाकिस्तान से एक्सपोर्टर्स हैं वो गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स कर रहे हैं, तो वो डिमांड्स राइटर डिस्कस करता है। तो इकोनॉमी का ये आपका मेन टॉपिक है। तो क्या है जी, पहले आप लोग इसका करक सुन लें, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी आपका मेन टॉपिक है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है तो बेटा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक्सपोर्टर भी यही कह रहे हैं, उनकी डिमांड भी यही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम compete नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाएंगे। और compete करने की एक रीज़न ये भी है कि जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनके ऊपर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत महंगा हमें रॉ मटेरियल बनता है मिलता है, और उसके बाद जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो महंगी बनती है, और इंटरनेशनल मार्केट में फिर हम compete नहीं कर पाते। दूसरे मुल्क वही चीज़ सस्ती लाकर बेच देते हैं और हमारी चीज़ बिकती नहीं है। तो अब वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ है इसको कम करो, और हमें मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्स हैं उनमें छूट दो, ताकि हम भी सस्ती चीज़ें बनाकर दुनिया में सेल कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो जी,
क्या लिखता है राइटर अपने इस एडिटोरियल में? कहता है हॉजरी एंड गारमेंट्स, इन दोनों की बात करता है। हॉजरी बेटा ये आपके सामने पिक्चर्स हैं, ये सारी जो आप लोग इस्तेमाल करती हैं, खासतौर पर फीमेल ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो इनको कंबाइन अगर कहा जाए तो हॉजरी हम लोग बोलते हैं। तो गारमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो अब की उनकी टॉप विश लिस्ट में ये है, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी विश लिस्ट में क्या है, वो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं ज़ीरो रेटिंग फैसिलिटी हमको दी जाए। अब ज़ीरो रेटिंग बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? ज़ीरो रेटिंग फैसिलिटी का इसका मतलब होता है ये वाला, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो रेटिंग फैसिलिटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच नो सेल्स टैक्स इज पेड व्हेन दे आर बाउट, यानी कि ज़ीरो सेल टैक्स जो है वो हो। तो ये चाहते हैं एक्सपोर्टर कि लोकल हम कोई चीज़ जो है जब सेल करते हैं तो उसके ऊपर ज़ीरो सेल्स टैक्स हो, ताकि चीज़ें ज़्यादा बिकें। एक चीज़ तो ये कहते हैं। दूसरा वो कहता है जो पुराना टैक्स का सिस्टम था उसको बहाल किया जाए, ठीक है। तो ये उनकी डिमांड है। और वो कहते हैं कि ज़ीरो रेटिंग जो है ना, उस ना होने की वजह से जो मैंने पीछे बताई है, जो लोकल सप्लाईज़ है ना उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। $9 बिलियन जो वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स हैं वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, $9 बिलियन की। लेकिन वो सारी की सारी वो कहता है डिस्टर्ब हो रही हैं। इसके अलावा जो है छोटे साइज़ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे मैं डिस्कस करता हूँ। इन शॉर्ट वो क्या कहता है? कहता है इन शॉर्ट ये क्या भला क्या चाहते क्या हैं एक्सपोर्टर? एक्सपोर्टर ये चाहते हैं कि उनको सब्सिडीज़ दी जाए, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे टैक्स पेयर की मनी से, ठीक है। इसके साथ साथ टैक्स की छूट भी दे लोकल सेल्स के ऊपर। दो सेल्स हैं बेटा, एक जो मुल्क के अंदर चीज़ बेचनी है उसके ऊपर तो टैक्स कहते हैं कोई ना, दूसरी जो मुल्क से बाहर बेचनी है उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे हमको, ठीक है, ताकि जो है हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete कर सकें। तो ये है बेसिकली उनकी जो मेन डिमांड्स है। अब राइटर क्या कहता है इन दो डिमांड्स के अलावा और क्या, ये आगे मैं डिटेल में सारा डिस्कस। और क्या है, एक वो ये कहते हैं कि जनाबी टैक्स रिफंड का जो क्लेम किया जाता है रिफंड का, वो डिले हो जाता है। और उसके अलावा जो बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि कैश का फ्लो बने और हम ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। एंड द फाइनल थिंग जो रॉ मटेरियल को लेकर वो कहता है वो ये वाली कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कॉटन से हम लोग कहते हैं हर चीज़ बनाई जाए, लेकिन अगर पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस देखी जाए तो सिर्फ 20% जो कॉटन से कपड़ा वगैरह टेक्सटाइल बनाई जा रही है, बाकी जो 80% है वो हाई परफॉर्मेंस जो सिंथेटिक वगैरह है, फंक्शनल टेक्सटाइल्स हैं, वो उससे चल रही हैं। ये समझ लें कि मैन मेड इनको बोला जाता है। जैसे कि अगर आप ये चीज़ें देखें, अब ये सारे कॉटन से तो नहीं ना बन रहे होते, जैसे कि वाटर प्रूफ कह लें, वाटर प्रूफ फैब्रिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फैब्रिक्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के और बड़ी चीज़ें हैं। तो ये जो है सारे कॉटन से तो नहीं बन रहे। तो राइटर कहता है कि इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, जब वो इंपोर्ट किया जाता है तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है। और जब टैक्स लगा देती है तो हमारी प्रोडक्शन महंगी बन जाती है। और जब महंगी बढ़ जाती है तो फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। और गवर्नमेंट कहती है कॉटन से बनाओ, तो कॉटन से कितना बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे एक और भी चीज़ बताऊंगा आपको बहरहाल। तो असेंशियल जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं आप पाकिस्तान करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा। तो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि इसके ऊपर वो फोकस करें और इसको देखें कि किस तरीके से बेहतर करना है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ के ऊपर लेकर जाएं। जैसे बांग्लादेश और वियतनाम लेकर गए हैं, तो पाकिस्तान के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अगर अपनी एक्सपोर्ट को ऐसा करना चाहता है, कम्पिटिटिव बनाना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर सब्सिडी देने की जो टैरिफ कम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ तक हो गया आपका ओपिनियन एडिटोरियल। अब आ जाए जो मेन बात सुनने। अब इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अनाउंस भी की है कि नेक्स्ट बजट के अंदर वो ये प्लान कर रहे हैं कि अपनी जो मार्केट है उसको कम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि ये जो इंपोर्ट के ऊपर हाई टैरिफ लगाया जाता है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा।
तो फिर क्या होगा, इंपोर्ट सस्ती होगी और एक्सपोर्ट्स लोग करेंगे। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक पूरा ओपिनियन भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैं उसका कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। राइटर ने कहा था कि ये प्लान खराब है। खराब इसलिए है, राइटर ने कहा था अगर ऐसा होगा तो फिर हर बंदा इंपोर्ट करना शुरू कर देगा और रॉ मटेरियल से फिर चीज़ को प्रोडक्टिव बनाना, उसके बाद उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना, इट्स टेक टाइम। तो वो 5-6 महीने, साल 2 साल भी लग सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान के रिजर्व्स में इतने पैसे हैं कि वो इतना टाइम पीरियड सब्र कर सके? तो क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा है नहीं, तो एकदम से जब आप टैरिफ के ऊपर, जो इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ को कम करोगे, तो स्पीड से फिर पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होगी। सादा अल्फाज में अगर ये पॉलिसी कामयाब हो जाती है तो आपकी जो 50 लाख की कार है वो हो सकता है आपको 25-30 लाख में मिल जाए। ठीक है, तो ये ही चीज़ राइटर यहाँ पर कह रहा है, यही एक्सपोर्टर्स जो हैं वो यही चीज़ कह रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में डाटा आप इस्तेमाल कर सकेंगे। स्पोर्टिंग सक्सेस के अंदर, खेल के अंदर कामयाबियों की बात करता है, कहता है जी आईपीएल होता है, पाकिस्तान सुपर लीग होता है, उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको बेहतरी की खबरें सुनने को मिलती हैं। जैसे साउथ कोरिया के अंदर अरशद नदीम साहब ने जो है दोबारा से गोल्ड जीता है जेवलिन के अंदर। ठीक है, ये अरशद नदीम ने दोबारा से गोल्ड जीता है, ये खुशी की खबर है। फुटबॉल फेडरेशन के पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, तो फुटबॉल वगैरह जो है और दूसरी ओलंपिक स्पोर्ट्स जो हैं, इनको एज ए डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर दुनिया इस्तेमाल करती है, तो पाकिस्तान भी इसको कर सकेगा। तो स्पोर्ट्स के हवाले से ये है कि पाकिस्तान में भी अब डाइवर्जन आना शुरू हो गई है, लोग दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं वो खेलना शुरू हो गए हैं। तो स्पोर्ट्स जो है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ पेपर के परस्पेक्टिव में, तो एक तो हेल्थी एक्टिविटी है, क्राइम रेट कम हो जाता है, जो यंग लोग हैं उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, दुनिया के अंदर आपका नाम होता है, आप आइसोलेशन में नहीं जाते, आप एज ए डिप्लोमेसी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में बिजनेस के पर्सपेक्टिव में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्पोर्ट्स को। बाकी बेटा ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉर ओपिनियन एटलीस्ट 1 टाइम जरूर करवाएं और उसके बाद इंशाल्लाह यू विल फील द डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच। और बाकी वही है कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।